हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, स्पेशल रिलेटिव थ्योरी क्या होती है, ये सभी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए संस्था में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आश्रम पद्धति, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी के लिए सभी के लिए कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो वो सिलेक्शन का टाइम आ चुका है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा तो उससे पहले आपको पढ़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। वो टाइम यही है। नोटिफिकेशन जैसे ही आउट होता है आप उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये काम करना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एलटी ग्रेड का बेहतरीन रिस्पांस मिले तो कम से कम 6 महीने आपको पढ़ना होगा। कम से कम 6 महीने। 4 महीने भी कोर्स ख़त्म किया जा सकता है, पर वो ख़त्म किया जा सकता है, ना कि उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी आपको जिता नहीं सकता है। ये आप खुद जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और एक दिन में कोई भी स्टार नहीं बन जाता है, उसके लिए टाइम चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एलटी ग्रेड में हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ होली तक रहेगा, जो हम लोग लगातार ऑफर आपको दे रहे हैं कि 999 में कोई भी टीजीटी, कोई भी पीजीटी कोर्स आप ले सकते हैं, सिर्फ 999 रुपये में, ठीक है ना। आश्रम पद्धति का भी बैच चल रहा है, सब आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं आराम से। आश्रम पद्धति का भी आपके लिए बैच, स्पेशल बैच चल रहा है। लगातार क्लासेस उसमें जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धमाकेदार बैच चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप उसी तरह से पढ़ना चाहते हैं जैसे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ संस्था को कॉल करनी होगी या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कॉल और व्हाट्सएप करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, वो सब आपके पास पहुँच जाएंगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको क्या क्या देंगे, ये आप सुन के ही परेशान हो जाएंगे। परेशान होने की बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सच में आपको पढ़ना है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पर सारी बुक्स में सारा मैटर नहीं होता, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर सारी बुक्स में सारा मैटर नहीं होता है तो हमें पढ़ना कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पढ़ना कैसे है, तो हम उसके लिए ही लेकर के आए। अगर आप बुक परचेज करोगे तो भी आपको इतना पेमेंट देना पड़ जाएगा। 999 बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। होली तक का ये ऑफ़र है, आप होली तक इस ऑफ़र को लूट लीजिए, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा मिलेगा, और साथ में आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। सैम्पल पेपर वो पेपर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं लगातार, ठीक है। आपको क्लासेस एलटी ग्रेड की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप जाइए वहाँ पर देख सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो क्लासेस हैं, जो स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका ये वाला 999 में, ठीक है। जो लोग पे नहीं करना चाहते हैं वो एलटी ग्रेड पढ़ सकते हैं। फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं साइंस की, आराम से पढ़िए। 75+ क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी क्लासेस उस पर अपलोड होंगी। कम से कम 200-300 क्लासेस मैं आपको दूंगा, वो फ्री क्लासेस होंगी, वो सभी बच्चों के लिए होंगी। उसमें कोई शुल्क नहीं है, आप आराम से पढ़िए। यूट्यूब पे पढ़ी हुई हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से मैकेनिक्स पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है, उसमें मैकेनिक्स पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, हर चीज़, ठीक है ना। तो माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, पहले थोड़ा सा इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था, उससे पहले आप एक इमेज देखिए, ये वाली, ठीक है। पूरी स्क्रीन पर आप इमेज देखिए, ये वाली। तो इमेज देखने के बाद में आपको क्या समझ में आया? इमेज देखने के बाद में आपको समझ में आया होगा ये कि सर कितनी मेहनत से जो हमारे साइंटिस्ट थे वो लोग काम करते थे, कितनी मेहनत से काम करते हैं, कितनी मेहनत से। देखिए इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा अटेंशन रहता है उन लोगों का, और हम लोग का क्या रहता है? हम लोग का कुछ रहता ही नहीं है। तो ये इमेज रिप्रेजेंट करती है कि माइकलसन और मोर्ले जी ने कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से आइंस्टीन चाचा ने हमारे, और भी लॉरेंट जैसे हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी थी। जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मेथड आया था। जैसे हम इस फ्रंट से इसको देख रहे हैं तो इसकी लेंथ इतनी लग रही है, अगर थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। आपके फ्रेम से, मेरे फ्रेम से भी चेंज हो जाएगी। मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो फ्रेम की लेंथ इसकी बड़ी होगी, यहाँ से देखूंगा तो इसकी लेंथ होगी, यहाँ से देखूंगा अगर एंगल चेंज कर दूंगा तो कुछ और हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी लगभग इसी के एक्सपेरिमेंट से आया था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव टर्म क्यों आता है, क्या टाइम भी एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है ना। ट्विन्स पैराडॉक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता आएगा और मतलब मालूम चलेगा कि टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं है। वेलोसिटी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव होती है। टाइम भी रिलेटिव होता है। किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइम में चेंजेस रहते हैं। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही अप्रॉक्सीमेशन में लग रहा है तो यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो इस चेंज से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा एक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब माइकलसन मोर्ले जो एक्सपेरिमेंट है इसे क्यों किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डीप इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उस टाइम पर हमें ये पता था कि कोई भी वेव लाइट की वेव चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम का होना नेसेसरी है। ये कंडीशंस थी पहले के टाइम पे, अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं। तो माइकलसन और मोर्ले जी ने सोचा कि अगर ऐसा है, एक मीडियम ही चाहिए हमें, तो वो मीडियम कौन सा हो सकता है। तो उन्होंने इमेजिन किया कि अर्थ के चारों तरफ एक मीडियम है। जैसे आपने मार्वल मूवी में देखा होगा कि ईथर की बात होती है, वैसे ही एक मीडियम उन्होंने सोचा। तो वो मीडियम क्या था, तो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर लिया गया। सोचा गया कि अर्थ के चारों तरफ एक ईथर है और वो ईथर सभी जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो ये भी सोचा गया कि अगर कोई पार्टिकल ईथर मीडियम में जाता है तो ईथर उस पर अपोजिट या फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। छोटी छोटी बातें हैं, समझिए इस बात को। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पर मीडियम है, ये मीडियम इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। सिंपल सा फैक्ट है, करेगा। अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव टर्म आएगा। ठीक है, अगर ये किसी इस वेलोसिटी से मीडियम इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगी। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हालांकि जब मैं डेरिवेशन क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट था इनका। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट ये था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए जो स्पीड ऑफ आर लाइट होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पेशल माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो हमें सिर्फ और यही से जानना है। ठीक है ना। तो एक छोटी सी चीज़ मैं पहले बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें भी जानना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, तो आपको रिलेटिव टर्म समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर आपने डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर कह सकते हैं एक कार है। ठीक है, एक कार है, मानिए यहाँ पर एक कार है। ठीक है, ये कार है, इस कार के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, ये है हमारा बंदा। ठीक है, और ये कार इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत स्पीड है इसकी।
नंबर 2, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया हमने ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वो आपने देखा होगा ना, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो पिताश्री उसकी जब अमृतपुरी होते हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं और सिमरन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आगे चली जाती है ना। तो पिताजी तो हैं उनके, वो कहाँ पर है, वो रेफरेंस में है, कौन से, रेस्ट वाले। और सिमरन किस फ्रेम में जा रही है, मूविंग फ्रेम में जा रही है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी होगी। फिर शाहरुख खान भाग के जाता है, फिर शाहरुख खान भाग के जाता है, तो दोनों लोग एक डायरेक्शन में भागे, सिमरन की ट्रेन भी जा रही है और शाहरुख खान भी भाग रहा है। थोड़ी देर के बाद में शाहरुख खान उस ट्रेन को पकड़ लेगा, है ना। ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसा होता है, कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ करना है। सपोज करिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है, मीन्स शाहरुख खान, तो वी एस भाग रहा है और इसका नाम क्या है, सिमरन। तो ऐसा ही कर लेते हैं इसको। तो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड है 291 किलोमीटर पर सेकेंड। कहेंगे सर इसमें तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड इतनी कर देंगे, 391 किलोमीटर पर सेकेंड कर देंगे, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पर? सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका, दोनों का लेस, दोनों का लेस कितना बताएगा, 91 कैसे निकाला सर आपने, तो वी एस माइनस ऐसा ही यहाँ पर हमने निकाल दिया ये। तो ये रिलेटिव टर्म है। अब सपोज करिए, क्या शाहरुख खान सिमरन को पकड़ सकता था अगर ये इधर भागता? तो बताइए। कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी, नहीं पकड़ सकता ना, है ना, नहीं पकड़ सकता ना। अगर नहीं पकड़ सकता तो इधर जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑन दिस डायरेक्शन इज, रिलेटिव वेलोसिटी इज वी एस प्लस एस आई। यहाँ भी लिख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा एस आई वी, ठीक है ना, शाहरुख खान एंड सिमरन। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर ये वेलोसिटी कम हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, आपको पता है, मुझे पता है, आई नो दैट। ओके, अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है कि सर ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अभी माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट में, करेंगे ना। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए आप, अब हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव पे पहुँच रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ के साथ में आप रोटेट हो रहे हैं ऐसे करके, हेलो हेलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप और आपकी वो है ना, आपकी वो झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। और झूला पता है ना आपको क्या होता है? कहेंगे सर पता है। झूला रोटेट हो रहा है ऐसे करके, मीन्स ऐसे चलता है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर दो लोग हैं, आप और आपकी वो, या आपकी वो और आपका वो, है ना, ये बैठे हुए ऐसे रोटेट हो रहे हो साथ में बैठ के, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी ना। ओके, बट जब ईथर की बात कही गई तो जो लाइट सोर्स से वेव आती है, वो वेव और यहाँ से जो अर्थ है उसका रोटेशन थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसा सोचा गया ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा सोचा गया है तो क्या होगा, हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कहानी भी आपने सुनी होगी। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। रिलेटिव आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो हमें इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने आपको स्पेशली रूप से बता दिया है कैसे काम करेगा ये, ठीक है भैया। कहेंगे सर ठीक है, ओके है। अब इसमें आगे समझिए क्या होगा। अब हमारे पास में सोचिए एक लाइट सोर्स है, तो कहने सर कौन सा लाइट सोर्स है? तो हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उस सोर्स का नाम है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। ये ऐसी लाइट होती है जैसे लेज़र लाइट समझ लीजिए, जैसे मेले में लेज़र लाइट लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आई लव यू लिखा रहता है और चांद तारे गुलाबो बना रहता है, ऐसे करके वाला आप लोगों ने मेले में इस्तेमाल किया होगा, है ना। किया कि नहीं किया? कहेंगे सर बिल्कुल किया है।
किया होगा ना आप लोगों ने। तो इतना हो गया हमारे पास में। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो अर्थ की स्पीड कितनी होती है। तो अर्थ की स्पीड निकालनी है आपको। तो हमें पता है अर्थ की स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कहाँ से आ गया। तो अर्थ की स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा ऑफ अर्थ। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे। तो ओमेगा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अर्थ कितना होता है 6.4 10⁵ इंटू 2 पाई बाई 24 टी होता है, 2 पाई बाई टी 24 हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा वी, अप्रॉक्सीमेट ये आएगा कितना, वी आएगा 27 पॉइंट कुछ 3 मान लीजिए किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे ले लेंगे 30 10⁴ नहीं 3 10⁴ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अर्थ हम इतना लेंगे, ठीक है। तो ये स्पीड अच्छी है या बेकार है, ये पहले बताइए, सोचिए। अर्थ की स्पीड इतनी है, अर्थ की स्पीड इतनी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं आपको पहली चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे अभी, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। v का इस्तेमाल करेंगे, c का इस्तेमाल। तो ये वाला जो v है, ये v इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, हालांकि ये v यहाँ पर है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस वाले सिस्टम को, जो सिस्टम मैं बनाने जा रहा हूँ, वो सिस्टम हम अर्थ के ऊपर रखेंगे और रख करके चेक करेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, क्योंकि हमें ईथर की प्रेजेंस को चेक करना है कि ईथर है या नहीं, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, फेल एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि ये एक लाइट सोर्स है, और हमें पता है हाइगेंस जी ने बताया था, हमें पता है हाइगेंस जी ने क्या बताया था कि अगर कोई लाइट सोर्स है तो वो चारों तरफ अपनी लाइट को इमिट करता है। इमिट करने के साथ में जो उसका प्रोपोगेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ईथर में होता है। ईथर क्या है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो इमेजिन किया गया है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसा मीडियम है, और उस मीडियम में लाइट का जो फ्लो है वो कैसा होता है, चारों तरफ ऐसे फैलता है। सिंपल है, सब लोग पढ़ चुके हैं, ओके। यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स लिया है, ऐसा लाइट सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक है। कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है ना। तो यहाँ पर हमने लाइट सोर्स लिया वो मोनोक्रोमेटिक है, मोनो। और इस लाइट सोर्स से ये एक रह गई, एक, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से जो रह गई है उसका वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हमने यहाँ पर लगाया है एक सेमी पार्शियल रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये एक ग्लास है, इस ग्लास से 50% रेज रिफ्लेक्ट होंगी और 50% रेज रिफ्रैक्ट होंगी। फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्ट होंगी, 50% रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। जैसे ही ये कितने एंगल पे लगाया गया है, तो ये लगाया गया है भाई साहब 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे इसको लगाया गया है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से जहाँ पर ये टकराएगी आकर के, मान लो यहाँ से टकराई और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई इसके अंदर, तो ये एक रे ऊपर जाएगी। यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया है जिसका नाम है मिरर वन। यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया है, इसका नाम है मिरर 2, जो यहाँ से 50% लाइट ऊपर जाएगी इस डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, पहली कंडीशन है ना। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मिरर M2 सेम डायरेक्शन पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है, और ये भी सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो इसकी डिस्टेंस हम ले लेंगे L है, इसकी डिस्टेंस भी यहाँ से लेकर के L है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है। ये सिस्टम अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे समझ लो, ये हमारा सन है, सन चाचू। यहाँ पे हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है, ये हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको सेट किया है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अभी। सपोज करिए किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। v की वैल्यू कितनी है, इतनी है। सारी चीज़ें समझो, बहुत ध्यान से मन लगा के समझो, बहुत ईजी, बहुत ईजी।
इस वेलोसिटी से ये जा रहा है, जाने के साथ में इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, पूरा सिस्टम है ना। यहाँ से जो लाइट सोर्स गया है इसको हम सोर्स रखेंगे s, और जहाँ से ये लाइट सोर्स इधर जा रहा है इसकी वेलोसिटी है c, इसकी वेलोसिटी है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट ना। ओके, ये हमारा इतना सिस्टम हो गया। अब समझो यहाँ से जब ये रे आकर के इस पर टकराएगी 50% ऊपर जाएगी, 50% गई ऊपर, रिफ्लेक्ट हो गई 50%, यहाँ से गई यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लौट करके वापस आ गई यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड होल्ड। फिर यहाँ से लाइट ये वाली जो 50% का क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था, वो लाइट इधर गई और यहाँ से वापस आई, तो ये लाइट इधर गई और फिर वापस आ गई। अब दोनों मिलकर के यहाँ पर आ गई, दोनों मिलकर के यहाँ पर आ गई, दोनों मिलकर के यहाँ पर आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लगाया अपना, यहाँ लगाया एम आई। कहेंगे सर ये एम आई क्या है, तो एम आई है माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, समझ में आया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पे लगाया क्या होगा बताओ, क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइट सोर्स यहाँ से जाकर के यहाँ टकराएगा, फिर वापस आएगा, ये जाएगा यहाँ से वापस आएगा, टकराएगा और यहाँ पर आएगा। तो कुछ फ्रिंज बननी चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम में, मान लो एक टाइम पे यहाँ पर है, ये अर्थ रोटेट होगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। जब ये यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, फिर जब यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सनलाइट जो है, सनलाइट है ना, उसकी स्पीड हमने एक डायरेक्शन में मान ली। हमने मान लिया कि सभी के लिए ये इधर चल रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी इसके सेम डायरेक्शन में होगी, उस टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस सी होगी या c माइनस वी होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी c प्लस वी होगी। बस हो गया खेल। हमारा दिमाग यहीं पर माइकलसन मोरले जी का दिमाग थोड़ा सा खनका, और उन्होंने सोचा कि चलो ये इंस्ट्रूमेंट बना के चेक करते हैं कि कैसे निकल सकता है इसमें, कैसा क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अगर पाथ डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर लाइट सोर्स है और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी यहाँ पर एक और बहुत ही धमाकेदार इमेज बनाऊंगा, उस धमाकेदार इमेज में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस हिसाब से परिवर्तित हो जाएंगी, मीन्स चेंज हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी ना, ऐसे बढ़ेंगी जब आगे, तो कहेंगे सर ये इमेज लग कैसे रही है ना। तो मैं इसको साफ कर दूँ, इस वाले इतने पोर्शन को, ये तो आप समझ गए होंगे ना। तो फिर लाइट सोर्स मैंने सब आपको बता दिया पहले से ही, वेलोसिटी कितनी रखनी है सब मैं तो अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हुआ ये आपका, कंस्ट्रक्शन नंबर 1। कंस्ट्रक्शन नंबर 2, कंस्ट्रक्शन नंबर 2 कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन नंबर 2 ही तो इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार, वहीं पे तो मज़ा आएगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी चीज़ें और हैं इसमें भी समझने के लिए। जब ये लाइट सोर्स यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इतनी दूर, इतने टाइम में यहाँ पे ट्रेवल होगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर, यहाँ पर तो यहाँ पर, यहाँ पर तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पहुँचेगा उसी टाइम पे यहाँ पर भी पहुँचेगा, तो सेम टाइम लगने चाहिए। तो हमने माना है कि सेम टाइम नहीं लग रहा है, हमने ये माना है कि सेम टाइम नहीं लग रहा है, टाइम थोड़ा चेंज है, टाइम थोड़ा चेंज है। अगर टाइम थोड़ा चेंज है तो किस हिसाब से काम होगा हमें ये बताना है। अगर टाइम थोड़ा चेंज होगा तो किस हिसाब से काम होगा ये बताना है। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक जो टाइम ट्रेवल होगा वो t1 है, ठीक है। नामकरण कर दूँ, इसका नाम है p1, इसका नाम है p, और ये सब हटा दो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा p है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, दो डिस्टेंस L है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लगता है ट्रैवल करने में, वो टाइम है आपका t1। यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है टाइम t2, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा t2। यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगेगा t1, है ना, लगेगा नहीं लगेगा। हमने ये कंसिडर किया है कि सर ये वाली वेव जब यहाँ से यहाँ जाएगी, देखो पहले एक बात ये समझ लो कि ये पूरा सिस्टम
ये पूरा सिस्टम जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो हमने माना कि सर ये वाला देखो, यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, समझ में आएगा थोड़ा अच्छा सा, फिगर क्यों समझाना बहुत ज़रूरी। तो ये वाला जो रिफ्रैक्ट, ये मैं देखो क्या बना रहा हूँ, ये ऐसा हुआ, ये हमारा बेस लाइन है ये वाला, ठीक है। अब जब ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लाइट सोर्स यहाँ से आया, यहाँ टकराया, ठीक है। टकराने के बाद में ये यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे करके, ये यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जाना चाहिए इसको, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जाना चाहिए था इसको। बट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और सोचिए क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा अगर एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर, और किसी बॉल को जंप कर रहा है, ऐसे कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो ट्रेन के बाहर इंसान होगा उसके लिए एक मोशन कैसा होगा सोचिए, क्योंकि ट्रेन v स्पीड से आगे जा रही है और आदमी तो वहीं पे है, तो उसके लिए ये ऐसा होगा, जिस टाइम पर ये यहाँ पर होना चाहिए था उस टाइम पर ये कुछ इस हिसाब से होगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और इसी अनुसार ये जाएगा जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके जैसे ही टाइम बीतेगा पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। यहाँ जो लाइट सोर्स आने वाला था वो लाइट सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा, फिर टाइम बीतेगा तो ये वाला सोर्स जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला था वो सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो यहाँ से इसको देख रहा होगा, उसको ये लाइन ऐसी लगेगी, उसको ये लाइन एक्चुअल में ऐसी लगेगी, ठीक है। फिर टाइम बीतेगा, फिर टाइम बीतेगा। अच्छा, इस टाइम पर जब ये यहाँ पर आकर के प्रोपोगेट हो चुकी है, टकरा चुकी है, इंसिडेंट हो चुकी है, इस टाइम पर ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, तो ये वाला पोर्शन सर यहाँ पे है, इस टाइम पे। फिर टाइम बीता तो ये आकर के यहाँ पर आएगी, मिलेगी आकर के ऐसे करके, उस टाइम पर ये कहाँ पर है, उस टाइम पर भी ये यहाँ पर है। जैसे ही लाइट यहाँ पर आके टकराएगी, वापस में इंसिडेंट होगी, उस टाइम पर ये लोकेशन यहीं पर आएगा, ये सेम होगा। अब यहाँ समझो, ये लाइट सोर्स यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस आएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको जंप किया तो ये हमारे पास लौट के वापस आ रहा है, वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये वापस आ रहा है पर जो दूसरे फ्रेम में आदमी है, इंसान है, ऑब्जेक्ट है, जो देख रहा है इसे, ऑब्जर्वर है, उसे लगेगा कि ये v स्पीड से आगे जा रहा है, तो मैंने इसे जंप कराया तो ये ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे 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 करके गिरेगा, तो इसका पैथ देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका पैथ ऐसे हो गया। फिर से समझो, फिर से समझो, यहाँ पर फोटो दिख रहा है ना, ठीक है। इसको मैंने जंप किया, ठीक है, जंप करने के साथ में आगे ही बढ़ रहा है, जंप किया आगे बढ़ रहा है, जंप किया आगे बढ़ रहा है, जंप किया आगे बढ़ रहा है, रुक गया, ठीक है, मैं यहाँ पे तो रुक गया, स्टॉप हो गया। फिर ये आगे बढ़ रहा है, ये वापस आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर है, तो इसका पाथ देखो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, सोचो। फील आया, अच्छा लगा, मज़ा आया। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जब यहाँ लेके जाएंगे तो सिस्टम भी आगे बढ़ रहा, ये ऐसे ऐसे आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार। जब मैंने इसको जंप कराया, ठीक है, तो जंप कराने के साथ में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पर रुका, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। शुरुआत करते हैं यहाँ से, जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा ये यहीं पे वापस आएगा, पहला एग्जाम्पल। बट अगर मैं साथ में चल रहा हूँ तो क्या होगा, मैंने इसको जंप कराया कराया कराया, यहाँ पर आया, देखो मैं इसको एक बेसिक हाइट पे उठा रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर था, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, यहाँ पर है, ऐसे करके हुआ, फिर नीचे आएगा तो ऐसे तो जाएगा ना। सिंपल सा फैक्ट है। आप एक कार में बैठ करके बॉल को थ्रो करिएगा तो बॉल ऐसे जाएगी, चेक करिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो हमने कहा सर इस लाइट में जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने कहा सर ऐसे इसको नोट कर लेते हैं, ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना, ये लाइट सोर्स यहाँ से टकरा के यहाँ तक लाइट जाएगी, ये लेंथ है L। यहाँ से लाइट टकरा करके
यहाँ तक जाएगी फिर वापस आएगी। तो हमने कहा सर बिल्कुल जाएगी, बट उसका एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है। तो हमने कहा जो लाइट सोर्स जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो इतने लाइट सोर्स में जिसकी वेलोसिटी c है, c वेलोसिटी के साथ में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी, इसकी डिस्टेंस कितनी। तो हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है t1 और वापस भी आने में लग रहा है t1। तो हमने कहा t1 लग रहा है ओके, t1 लग रहा है ओके। जैसे ही t1 लगेगा तो भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है इसको l, ये डिस्टेंस इसकी l है। और यहाँ से यहाँ तक आने में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चाल बराबर दूरी, बेटे समय फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस, कितना हो जाएगा vt। तो कैसे हो जाएगा, v इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी है m1, ये कितना है m1 डैश, m1 डैश, ये है m1। तो m1 डैश m1 डैश m1 डैश बाई टाइम t1 इतना हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक गई है, तो इसकी स्पीड कितनी है c, कितना टाइम लगा है t1। बताओ कोई दिक्कत है, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नीचे वाला साफ कर रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है बट मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा इतना हुआ इसका। अब इसको थोड़ा समझो कैसे काम करेगा ये समझ में आया ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत बड़े दर्द हैं आप इसका एक्सपेरिमेंट करिए तो समझ में आएगा आपको ईजिली, ठीक है। नहीं समझ में आया कमेंट करिए, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा इसका। तो ये हो जाएगा इतना। तो देखो डिस्टेंस निकाल दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस का vt स्क्वायर, vt1 स्क्वायर इक्वल टू c t1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, हमें क्या निकालना है, t1 निकालना है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस हम चेक करें कितना है। यहाँ से लाइट यहाँ जाएगी वापस आएगी, यहाँ से लाइट यहाँ जाएगी वापस आएगी, यहाँ से आकर के मिलेगी, इस ड्यूरेशन में कितना टाइम डिफरेंस आया हमें वो निकालना है, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया, हो गया l स्क्वायर, यहाँ पर देखिए t1 है, यहाँ पे t1 है, इज इक्वल टू t1 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर। देयरफॉर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई c स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई c स्क्वायर v स्क्वायर। इतना हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। एक स्टेप गैप किया है इसमें से, एक स्टेप गैप किया है हमने, c स्क्वायर कॉमन किया है, ठीक है। जैसे ही कॉमन हटाएंगे तो हो जाएगा l बाई, यहाँ से l स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और ये जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो t1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अब t1 की वैल्यू हमें चाहिए। तो t1 इज इक्वल टू रूट में l स्क्वायर बाई c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इतना आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब हम इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। आपकी समझदारी पे मुझे एक ख्याल आया है, बताइए तो बताओ। तो ख्याल का नाम है ये, कुछ ख्याल नहीं आया है यार। अच्छा ये बताओ, माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट 2 लोगों ने किया था कि 1 लोगों ने किया था, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया t1, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा t1, वापस आएगा t1, कितना टाइम लगा t1, डेल्टा t1। तो डेल्टा t1 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए। अब डेल्टा t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, इज इक्वल टू हो जाएगा l बाई सी। स्क्वायर है कटेगा, 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। यूज बायनॉम थ्योरम,
जैसे ही आप थ्योरम इस्तेमाल करेंगे ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, कहेंगे सर ये किस चलिए का नाम है, तो 1 + x इज इक्वल टू की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा t1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2l/c, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 + v²/2c², ये इसमें ये इक्वेशन हो गई हमारी 1, ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर वापस आएंगे। कहानी में ट्विस्ट है, अब कहानी में ट्विस्ट है। कहेंगे सर क्या ट्विस्ट है? सोचो कि ये वाली स्पीड से हमारा ये सिस्टम, जो पूरा सिस्टम था, कौन सिस्टम, यहाँ से लाइट रे गई, यहाँ पर टकराई ऐसे करके और ऐसे ये वहाँ पर गई, तो ये तो v वेलोसिटी से आगे जा रहा था। जब लाइट सोर्स ऐसे जाएगा तो इसकी स्पीड c है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? इधर v से ये जा रहा है और इसकी स्पीड भी c है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी c - v हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर c - v। फिर जब ये यहाँ से ऐसे वापस आएगी लाइट सोर्स, जब लाइट सोर्स ऐसे वापस आएगा तब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? c + v। ठीक है ना, क्लियर है इतना? कहेंगे सर वेरी वेरी क्लियर है। मैं वेरी क्लियर तो हो गया ही, हम पढ़ा रहे हैं आगे तुम लोगों को, मजाक की बात है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सोचिए। तो हमने कहा सर टाइम तो t2 लगेगा, वेलोसिटी हमको पता है, डिस्टेंस l है, वेरी सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय pm2 m2p, इतनी तो है ना। तो ये हो जाएगी आपकी v c - v, ठीक है, इज इक्वल टू l/t2, इक्वेशन a, c + v इज इक्वल टू l/t2, इक्वेशन b। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए निकालना है हमें, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका t1 + t2 इज इक्वल टू डेल्टा t2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू l/c + v प्लस का l/c - v। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। अब मैं इसको भी साफ कर दूंगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग समझ गए इसके बारे में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ससुरा बहुत दर्द बनाई थी देर से, आधा बोल्ड कवर करके रखा है। आधा बोल्ड कवर कर लिया इन लोगों ने भाई। तो इतना हो गया, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कहेंगे सर ये किससे हो गया? तो सर यहाँ से हमने l कॉमन किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो हो गया c² माइनस का v², यहाँ बचा कितना? c - v प्लस का c माइनस प्लस का v, है ना, c - v c + v बाई 1। ये उड़ेगा तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा डेल्टा t2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, ये इधर लिखा हुआ है, डेल्टा t2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? हमारा हो जाएगा 2lc/c²। तो हमने c² कॉमन कर लिया चुटकियों में, v²/c²। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 2l/c, ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस का v²/c²। एक स्टेप गैप कर दिया है, कुछ लोगों का मुंह फूल गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेप गैप कर दिया है। कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? सुनो मेरे लाल, ध्यान से सुनो, ध्यान से। देखो ये अपॉन में दिया है, इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 1 - v²/c²। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर -1 लगेगा, -1 और ये वाला 1 कितना बनाएगा? 1 + nx का फॉर्मूला बनाएगा। जैसे ही 1 + nx ये हो जाएगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर, ये हमने बनाया नहीं था, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 हो गई। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ भाई। स्पीड समझ में आ गई ना आपको? अब सारा काम खत्म हो गया, बस इतना ही बचा है हमारे पास, कुछ बचा नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया भाई साहब। अब अगर इतना हो गया है तो क्या बचा है हमारे पास में? तो कुछ नहीं बचा, सब तो हो गया है। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं।
अब हमें पता है कि अगर एक टाइम पर एक लाइट सोर्स यहाँ पे जा कर के यहाँ से वापस आके इंटरफेरोमीटर में जाता है और ऊपर जा कर के नीचे आकर के इंटरफेरोमीटर में जाती है, तो दोनों में कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम डिफरेंस कितना है? इक्वेशन 1 एंड 2 यूज डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 डेल्टा T1। तो 2L/C 1 प्लस V²/C² माइनस का 2L/C 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ चली गई क्वेश्चन? हाँ, 1 प्लस V²/2C² सॉरी C²। ओके, इतना ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2L/C यहाँ पर भी है, 2L/C कॉमन कर लिया, 1 और ये वाला -1 कट जाएगा। चलो लिख दे, नहीं तो सूसी जैसा मुँह फुला लोगे, क्या मतलब रह जाएगा भाई? 2C²। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी ना, तो यहाँ पर आ जाएगी कितना? 2L/C माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेंज कर लेंगे इसकी वैल्यू, T1 T2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, माइनस, तो ये आ जाएगा 2L यहाँ कितना है? V²/C²। कहेंगे सर ये कैसे आ गया? देखो ये आधा दिया है, ये 1 दिया है, आधे से 1 घटाओगे कितना बचेगा? आधा, तो आधा बच गया, तो ये हो गया हमारा आधा, इससे कटेगा कितना आ गया? ये हमारे पास में आ गया LV²/C³ इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये हमारे पास आया टाइम डिफरेंस, अगर किसी भी लाइट सोर्स में टाइम डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें पाथ डिफरेंस आएगा। ऐसा सोचना था, माइकल जैक्सन ने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा यार, मैं तो गुस्सा नहीं मिल रहा। तो अगर टाइम डिफरेंस आ गया है तो फिर क्या आएगा? तो फिर डेफिनेटली पाथ डिफरेंस आएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है? चाल है आपकी c, दूरी कितनी है? लैम्डा इंटू n, और टाइम कितना है? टाइम डेल्टा t है। सर यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंज। हमें पता है अगर 2 लाइट सोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर आकर के टकराते हैं तो पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रिंजेस बनती ही बनती है, चाहे वो डार्क बने, चाहे वो कैसी बने, लाइट बने या ब्राइट बने। इतना ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ चुकी है और सारी वैल्यू हमको पता है। हमें सी की वैल्यू पता है, हमें वी की वैल्यू पता है, हमें एल की वैल्यू नहीं पता है। तो एल की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 11 मीटर पे हुआ था। ठीक है, तो ये हम सब साफ कर रहे हैं। अब इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। इतना क्लियर हुआ कि नहीं होता पहले हमको? कहेंगे सर वेरी वेरी क्लियर हो गया है। तो अगर वेरी 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 क्लियर हो गया है तो गधो ये बताओ हमको पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को, है? तो इतना हो गया हमारे पास में। अभी देखो एक बहुत ही मज़ेदार बात आएगी। कहेंगे सर वो मज़ेदार बात प्लीज़ बता दीजिए हमको। मैं कहूँगा नहीं, वो कहेगी सर प्लीज़। मैं कहूँगा नहीं, कहेगा सर प्लीज़। मैं कहूँगा नहीं, फिर तुम कहोगे प्लीज़। इसी में काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा था वो डाटा मैं लिखता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि पाथ डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है ना? पाथ डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा तो बता देता हूँ मैं आपको। तो पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ फ्रिंज है। तो अगर हम किसी भी टाइम पर, एक टाइम पर ये सन है हमारा, एक टाइम पे अर्थ इस डायरेक्शन में जा रही थी और 6 महीने बाद ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? 90। अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो कितना फ्रिंज बनता है ये हमें चेक करना है। तो हमें सारी वैल्यू पता है। एन लैम्डा की वैल्यू है 55
00×10⁻⁻10 मीन्स एंगस्ट्रॉन हो गया, इज इक्वल टू सी कितना है 3×10⁸ होता है, इंटू डेल्टा टी में रखना है L 11 मीटर, फिर V कितना रखना है 3×4 रखना है और इसका स्क्वायर कर देना है और डिवाइड कितने से करना है 3×8 का होल क्यूब करना है, ये हमारा T हो गया। ठीक है, C और T दोनों हो गए। जब इसको हम सॉल्व करते तो हम चेक करते हैं N इज इक्वल आता है 0.2। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर 0.2 कैसे आ गया, मेरे लाल यहाँ पर एक डाटा कम है, मेरे लाल यहाँ पे डाटा कम है, क्योंकि जब 90 का पाथ डिफरेंस होगा तो ये जो डिफरेंस आता है तो यहाँ पर 90 के डिफरेंस पर डेल्टा टी इज इक्वल आएगा 2LV²/c³। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे 2 से क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी आएगी 4/10 आएगा, 4/10 आएगा। ये आना चाहिए था, ये वैल्यू आनी चाहिए थी, बट आगे की कहानी तो सुनो अब, क्योंकि अब कुछ लिखना तो है नहीं, सिर्फ बताना ही बताना है। तो आगे की कहानी में ये है कि ये वैल्यू आनी चाहिए थी, इतनी फ्रिंजेस बननी चाहिए थी, इतनी फ्रिंजेस बननी चाहिए थी, बट जब माइकलसन और मोरले दोनों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को चेक किया अपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर से, तो वहाँ पर ना ही उन्हें डार्क, ना ही ब्राइट, ना ही कुछ नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जिस ज़मीन पर हम ये कर रहे हैं वो ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ होगी, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन चेंज करी, तब भी कोई भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज का आता पता नहीं था। फिर क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिन में रात में किया, तब भी कोई मतलब नहीं निकला। फिर इसे डिफरेंट वेदर्स में किया, ठीक है, फिर हर मंथ में किया, फिर 3-3 महीने के इंटरवल पर किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अर्थ के डिफरेंट लोकेशन से किया। जैसे मान लीजिए पहले अमेरिका से किया, फिर यूरोप से किया, फिर अफ्रीका से किया, फिर चाइना से किया, ऐसे करके डिफरेंट लोकेशन से उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को डन किया। बट फिर भी वहाँ पर इनको कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिला कि जो ईथर होता है वो ईथर है कि नहीं है। हाइपोथेटिकल जो मीडियम ईथर जो ये सोच रहे थे, उस मीडियम का कोई अता पता नहीं था। तो इससे ये मालूम चला इन्हें, तो इनसे इसे मालूम चला ये कि जो ईथर होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। बट जैसे ही एक्सपेरिमेंट फेल हुआ वैसे ही बहुत सारी थ्योरीज आ गई। कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट फेल थ्योरी कैसे आ सकती है, तो जो लॉरेंट जी थे उन्होंने भी अपना कुछ थ्योरी दी, बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर इसके बाद STR आया बेहतरीन तरीके से, है ना। आइंस्टीन जी ने बताया कि ईथर मीडियम होता ही नहीं है, किसी भी एक रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए कुछ काम ही नहीं हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आई। तो कहने का मतलब ये है कि एक फेल एक्सपेरिमेंट है, फिर भी ये हमें बहुत चीज़ें सिखा जाता है कि अगर हम एक रोटेटिंग फ्रेम की बात करें या मूविंग फ्रेम की बात करें तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आने चाहिए, वो ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं, और ये क्लासेस पढ़ के आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ अपना इम्पॉर्टेंट रिव्यू ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिख के ज़रूर भेजना होगा, अगर आप कोर्स चाहते हैं तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना है क्या, आपको अपने चेहरे की जो मुस्कान है, जो गालों का डिंपल है ना, इसको बढ़ा लेना है और लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और मज़े करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।